सफलता की राहों में रुकावटें बहुत है साथियों, मगर मंजिल भी उसे ही मिलती है जो कभी हार नहीं मानते हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं। यही अच्छा वक्त है मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं। जी हाँ साथियों, ये अच्छा वक्त है जो आपको मिला हुआ है, और यही वक्त आपको उस वक्त तक पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, फिलहाल इस वक्त को संयोजित करना है, हमें इसे खोना नहीं है, इसी अभिलाषा के साथ कि आप बहुत ही बेहतर करने वाले हैं साथियों। और आप ये पूरे तरीके से मन बना चुके हैं कि हम अच्छा करेंगे। कोई भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं हम, अच्छा तभी लगेगा जब आप वो मन बना चुके होंगे, जब आप दृढ़ संकल्पित होंगे साथियों। आइए आपकी विचारधारा से कुछ एक महत्वपूर्ण कंटेंट आपके विचारों के साथ साझा करते हैं। मानव भूगोल पार्ट 2 एपिसोड नंबर 2 आपके सामने मुखातिब है। आपका स्वागत है, आभार है साथियों इस बेहतरीन पार्ट में और बेहतरीन से एक सुंदर से सुनहरे से रंगमंच पर। मानो जहां हम देखेंगे भारत का भूगोल, जहां हम इसका एक एपिसोड साथियों ले चुके हैं। फिलहाल आज हम दूसरे एपिसोड में पुराने एपिसोड की चर्चा नहीं करेंगे, कुछ नए तथ्यों की जानकारी लेकर आए हैं और कुछ नई चीज़ें आज इस एपिसोड के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल आप आज यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। हमारे भारत के भूगोल में हमारे भारत की सीमा, सच बताएं तो आज का जो कंटेंट है ये पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित होने वाला है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें, महत्वपूर्ण बातें होंगी इसमें, कुछ पॉइंट दर पॉइंट चीज़ें आपको अवलोकित कराने का हमारा प्रयास होगा। और ये बताना चाहूँगा कि यहाँ से बार बार एग्जामिनर महोदय आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और पूछते रहेंगे साथियों। फिलहाल हमारे दोस्त, हमारे स्टूडेंट साथी हमारे साथ जुड़ करके आनंददायक अवस्था में पहुंचकर एक बेहतर कंटेंट को समाहित कर पाएं, ये मेरी अभिलाषा है साथियों। तो फिलहाल हम भारत की सीमा की बात करेंगे। अब भारत क्या है, भारत नाम कैसे पड़ा, भारत की अन्य तमाम चीज़ों के बारे में हम एपिसोड 1 में छोड़ आए हैं साथियों। आप इसलिए 1 देखिए, एपिसोड 1 देखेंगे, क्रमबद्ध तरीका अपनाएंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। हमारी बातें होंगी भारत की सीमा से। सीमा का मतलब हुआ भारत की सीमा कैसी है। देखिएगा, एक सीमा होती है स्थलीय। जी हाँ, भारत की सीमा 2 पार्टों में विभाजित होगी। एक का नाम होगा स्थलीय सीमा और दूसरे का नाम होगा तटीय सीमा। जी हाँ साथियों, तटीय सीमा। हम इसकी लंबाई की बात करेंगे कि हमारी भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। भारत के भूगोल में स्पेशली भारत की बात करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम यहाँ स्थलीय सीमा पर डिपेंड होंगे और हम यहाँ की तटीय सीमा के बारे में जानेंगे। अगर हम सीमा की टोटल कैलकुलेशन करें, पूरी सीमा की बात करें, तो पूरे सीमा की लंबाई कितनी होगी, तो याद कर सकते हैं 22,716.6 किलोमीटर। ये है पूरी सीमा, हमारे भारत की पूरी सीमा है साथियों, ये पूरी सीमा है। यानी हमारे भारत की सीमा कितनी लंबी है, तो आप ये कर सकते हैं 22,716.6 किलोमीटर, ये हमारे भारत की सीमा है। एग्जैक्ट सीमा की बात हो रही है साथियों। आगे बात होगी, देखिएगा, अगर हम उसमें से स्थल को अलग करें तो ये आएगा 15,200 किलोमीटर की सीमा हमारी स्थलीय होगी साथियों। और इसके बाद अब आप तटीय सीमा के जानकार बन सकते हैं। एक याद कर लेंगे तो एक तो आपको लगे हाथ मिल जाएगा, इसमें दो राय नहीं, एक तो आपको लगे हाथ मिलना तय है। आप इसमें से इतने को माइनस कर दीजिए, आपकी तटीय सीमा आपके सामने मुखातिब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम करने क्या वाले हैं, इस तटीय सीमा के भी हम लोग 2 पार्ट बनाने वाले हैं साथियों। एक हम लिखेंगे अलग और एक लिखेंगे अलग। जैसे एक लिखेंगे मुख्य भूमि, मुख्य भूमि की तटीय सीमा। हम जब भारत का मैप देख पाते हैं साथियों, अगर आप ध्यान दीजिए और गौर फरमाइए, तो जो आपका भारत का मैप है साथियों, आपके भारत का जो मैप है, जो कुछ आप इस तरीके से ले पाते हैं, और आप यहाँ आप देखिएगा एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग होगा। और ये चीज़ आप देख पाएंगे, यहाँ से लगा के गुजरात से लगा करके यहाँ तक की जो सीमा है, इसे हम तटीय सीमा कहते हैं, तटीय सीमा कहते हैं। और ये मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुख्य भूमि को अलग रख रहे हैं। लेकिन हमारे पास कुछ द्वीप भी हैं छोटे छोटे, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसे लक्षद्वीप, ऐसे हमारे पास छोटे छोटे द्वीप भी तो हैं साथियों, वो भी तो हमारी सीमा के अंतर्गत आएंगे। हमने कहा था ना, भारत की दक्षिणतम सीमा क्या है, इंदिरा पॉइंट, जिसे पार्सन, जिसे पिग्मेलिन कहा हमने,
वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा की बात आएगी तो हम पिछले एपिसोड में आपको बता चुके हैं कि कन्याकुमारी से हमारा सामना होगा। जी हाँ, हमारा जवाब कन्याकुमारी होगा। फिलहाल यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमारा दृष्टिकोण दूसरा है। हमारे कहने का तात्पर्य हो गया कि यहाँ से लगाकर तटीय सीमा है। तट का मतलब समझ रहे हैं, जिसके पास अपना समुद्र तट होगा। आप देख सकते हैं भारत के इस हिस्से में कोई समुद्र वगैरह नहीं है, हिमालय का आवरण है, वहाँ समुद्रीय भाग नहीं है। लेकिन यहाँ तटीय हिस्सा है, समुद्रों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे तटीय सीमा मानते हैं साथियों। तो तटीय सीमा दो प्रकार की होगी, एक मुख्य भूमि की, एक द्वीपीय वाली, अलग अलग। तो मुख्य भूमि की और एक देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं द्वीपीय, मुख्य भूमि और द्वीपीय सीमा। जी हाँ, अगर हम बात करें इसकी 6100 किलोमीटर ये हो जाएगी और ये हो जाएगी 16.6 किलोमीटर। ये सारी सीमाओं का अंकन कर दिया गया है। अगर हम पूरा कैलकुलेशन करें, इसको और इसको, इन सब चीज़ों को जोड़ लें तो इतना ही मामला बनता है, और इन दोनों को जोड़ लें तो तटीय सीमा सामने आ जाएगी। फिलहाल इतना तो आप कर ही सकते हैं साथियों। मैंने पूरा डेफिनेशन देने का प्रयास किया है, पूरी बातों को आपके सामने अंकित करने का प्रयास किया है। यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से आप समझ चुके हैं साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखिएगा, हम अपने भारत के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात आज करने वाले हैं और इस एपिसोड में आपको बहुत बड़े बड़े तथ्य आपके सामने रखे जाएंगे। जी हाँ, इसी कड़ी में, इसी तथ्य के संयोजन में हम आपसे बात करने वाले हैं भारत का क्षेत्रफल में स्थान। भारत का क्षेत्रफल में स्थान साथियों कैसा है? तो आपको याद होगा कि भारत का क्षेत्रफल में स्थान हमारे भारत का, हमारे इंडिया का 7वां है साथियों। इसका मतलब ये काफ़ी विडंबना हमारी है, काफ़ी दुखमय क्षण हमारे लिए है कि हम क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर विराजमान हैं। इसका मतलब हमारे पास भूभाग की कमी है साथियों, और ये भूभाग का कम होना हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ी कमी को प्रदर्शित कर सकता है और कर भी रहा है। तो भूभाग हमारे पास कम है, हम क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर हैं। तो हमारा दृष्टिकोण एक स्टूडेंट की भूमिका में ये होना चाहिए कि अगर हम 7 नंबर पर पहुंच चुके हैं तो क्रमशः हम ये जरूर जानें कि हमारे आगे कौन कौन हैं। इस बात की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ, इसी कड़ी में हम आपसे बात करेंगे। तो अगर क्षेत्रफल में हम 7वें नंबर पर हैं तो पोजीशन 1 किसका है? रूस का। पोजीशन 2 कनाडा का। जी हाँ साथियों, रूस, कनाडा के बाद आ जाएगा चीन, चीन के बाद आएगा यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके बाद आ जाएगा आपका ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये हैं। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद इस 7वें पोजीशन पर अपना कब्जा जमाया हुआ है हमारा इंडिया, हमारा भारत। फिलहाल ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, हम बहुत पीछे हैं। इसका मतलब हम 7वें पोजीशन पर अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। फिलहाल ये एक झगड़े का विषय है, हम काफ़ी पीछे हैं। ठीक, आगे बात समझिएगा। क्षेत्रफल में स्थान हो गया तो आपका मन बना होगा साथियों, क्या हम कहीं आगे हैं? जी हाँ, आप हर जगह पीछे नहीं हो सकते हैं। जनसंख्या में तो आप काफ़ी आगे हैं साथियों। जनसंख्या में देखिएगा, अभी फिलहाल जनगणना होनी बाकी है, लेकिन जो पुराने आंकड़े हैं उस अनुसार चीन अभी फर्स्ट पोजीशन पर है, और कुछ लोगों का मानना है, दावा पेश किया जा रहा है कि हमारा भारत इस जनसंख्या के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ करके नंबर 1 की पोजीशन बनाने वाला है। फिलहाल ये देखा जाएगा। चीन फर्स्ट है और भारत आपका दूसरा है साथियों। भारत दूसरे पोजीशन पर है, और तीसरे पोजीशन की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का तीसरा पोजीशन है, और चौथे पोजीशन की बात करें तो लीजिए एक द्वीप है जिसका नाम इंडोनेशिया है। इस इंडोनेशिया द्वीप का पोजीशन नंबर 4 है। इसके बाद आपका ब्राज़ील आ जाएगा, ब्राज़ील के बाद पाकिस्तान आ जाएगा। इतनी बातों को हम लोग याद रखेंगे, 4 5 6, कोई दिक्कत? 6 हो गए। 7वां याद रखना चाहें तो नाइजीरिया को याद रख सकते हैं। 7वां पोजीशन किसका है? नाइजीरिया का। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण। हम आपसे बोले भी थे कि आज का जो समागम होगा वो महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित होगा, जिसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। एकदम पॉइंट दर पॉइंट ऐसे समझना है। ये हमारी वैकल्पिक व्यवस्था में कुछ इसी तरीके से पूछे जाते हैं, वो पूछ लिया जाएगा ना। निम्नलिखित में से हमारे भारत से पहले क्षेत्रफल में कौन आते हैं?
वहाँ ये सब नहीं रहेगा, रूस नहीं होगा, कनाडा नहीं होगा, चीन नहीं होगा, ये सब वैकल्पिक व्यवस्था में चुनाव बना रहे होंगे। तो आपको उतना आना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होगी, कम से कम अपने भारत तक तो आपको पहुँचना होगा साथियों। तो आप देख पा रहे हैं कि क्षेत्रफल में हम 7वें नंबर पर हैं, जबकि जनसंख्या में हमारी पोजीशन दर्शाई गई है दूसरे नंबर पर, जो कि अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं जनसंख्या के मामले में, है नहीं। जनसंख्या हमारे लिए एक कह सकते हैं अभिशाप बन सकती है। और फिलहाल हम दूसरे लहजे में ये भी सोच सकते हैं कि हमारी भारतीय भूमि वाकई में कितनी खूबसूरत यहाँ की मिट्टी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या इतनी ज़्यादा पल बढ़ रही है साथियों। फिलहाल ये सारी बातें आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे हम बात करें तो एक पॉइंट और यहाँ लेना चाहिए। अगर हम मानक समय रेखा की बात कर लेते हैं साथियों, मानक समय रेखा, इसलिए मैंने कहा आज की क्लास कंटेंटों पर आधारित है। मानक समय रेखा आपको हर पहलू से जोड़े रखूंगा और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। मानक समय रेखा भारत की कौन सी है? तो 82°30' कह लीजिए साथियों, या 82.5 डिग्री कह लीजिए, ये करके आता है 82°30'। ये मामला है किसका? हमारी मानक समय रेखा का, जो इलाहाबाद के प्रयागराज के नैनी, जिसे हम कह सकते हैं प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। मानक समय रेखा एक काल्पनिक रेखा है, इसके माध्यम से हम अपने भारत के समय का निर्धारण कर पाते हैं साथियों। पूरी दुनिया की मानक समय रेखा 0 अंश देशांतर है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर जाती है, नो डाउट। यहाँ तक कि तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, कई बार हम लोग इसको चर्चा में ले भी चुके हैं। फिलहाल मानक समय रेखा की, भारत के मानक समय रेखा की हम बात करें तो इससे हमारे समय का निर्धारण होता है। और यह मानक समय रेखा हमारी जो विश्व की मानक समय रेखा है उससे 5.5 घंटा क्या है, आगे है। ध्यान दीजिएगा साथियों, इतना ये हमारा टाइम पीरियड आगे है। अगर वहाँ 12 बजेगा तो हमारे यहाँ 5 घंटा 30 मिनट उनसे ज़्यादा बजेगा। इसका मतलब हम उनसे आगे होंगे। अच्छा, ये बजने बजाने का तात्पर्य क्या है? इसका सीधा तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ सूर्य 5.5 घंटा पहले दिखाई देगा। बस इतनी बात समझ लीजिए, सारा कैलकुलेशन इसी सूर्य पर निर्भर है। ये सारा टाइम जोन सूर्य के माध्यम से ही बनाया गया है। सूर्य जहाँ जितना पीछे दिखेगा, जितना बाद में दिखेगा, वहाँ का टाइम जोन उतना पीछे होता चला जाएगा। फिलहाल हम 5.5 घंटा पहले सूर्य को देख पाते हैं। कहाँ के? इंग्लैंड की ग्रीनविच रेखा पर रहने वाले देश के मुकाबले हम अपने आप को सूर्य से पहले मुखातिब करा पाते हैं साथियों। यहाँ तक की बातें क्लियर कर पाया हूँ मैं। मानक समय रेखा हमारे भारत से संबंधित क्या प्रश्न बना सकती है? बनाएगी कि मानक समय रेखा हमारे भारत की यह एक काल्पनिक रेखा है, जिससे हमारी समय का निर्धारण किया जाता है, जो इलाहाबाद के प्रयागराज के नैनी से गुजरी हुई है। इस मानक समय रेखा के बारे में इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए कि हम दुनिया की मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे चल रहे हैं, अर्थात हम 5.5 घंटा पहले सूर्य को देख पाते हैं। यहाँ तक की जानकारी क्लियर है। अब पूछा जाएगा प्रश्न, क्या मानक समय रेखा हमारे भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है? ये प्रश्न होगा और बहुत बड़ा प्रश्न है ये साथियों। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया, आपके एग्जामिनर महोदय मुखातिब हुए हैं। तो हम इस मानक समय रेखा की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं यूपी। सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश, इसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद एमपी के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा साथियों, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहां से होकर हमारी मानक समय रेखा गुजरती है साथियों। ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया, तो डरा नहीं रहे हम आपको। आराम से आप याद कर सकते हैं। इसके लिए आप ट्रिक भी बना सकते हैं, तमाम प्रकार के ट्रिक इसके लिए बनाए भी गए हैं। कर्क रेखा हमारे भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इस पर भी हमारा अभी दृष्टिकोण बनेगा। हमारे 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है, उस पर हमारा अभी पहल होगा। जरूरी आयाम चलते रहेंगे। आज की क्लास कुछ इसी तरीके से आपको मुखातिब या मुहैया कराई जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी में आग लगा सकते हैं साथियों, आग। जी हाँ, तो यहाँ तक का मामला हम क्लियर कर पाए हैं, यहाँ तक की बातें हम आपको दे पाए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। जी हाँ साथियों, जहाँ फिलहाल एक बहुत प्यारा सा कंटेंट आपको मुहैया करा रहा हूँ। मैंने आपसे बताया ये कंटेंट वाकई में पॉइंट दर पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। यहाँ देखिएगा, अब हम अगर बात करें, हमारे भारत में कुल 28 राज्य हमें मिल रहे हैं, 28 राज्य। और इन 28 राज्यों के साथ साथ हमें 8 केंद्र शासित प्रदेश मिल रहे हैं साथियों, 8 केंद्र शासित प्रदेश मिल रहे हैं।
तो 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं। इतनी बातें तो क्लियर हैं। तो 28 राज्य हो गए और आपके सामने 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिलहाल हम अगर इसमें बात करें, इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो सबसे पहला दृष्टिकोण हमारा ये होना चाहिए कि इसमें से कौन से राज्य का क्या बेनिफिट बन सकता है और कौन से प्रश्न यहाँ से मुखातिब हो रहे हैं और कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं साथियों। फिलहाल अगर हम अपना यहाँ दृष्टिकोण बनाए रखें तो पहली बात ध्यान देना, एक तो प्रश्न आता है इन राज्यों से संबंधित कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो आपने इसके लिए ट्रिक भी कई बार याद किया हुआ, मित्र पर गमछा झार, तो ऐसा कुछ ट्रिक आपको मिला है और आप ट्रिक बना भी सकते हैं साथियों। फिलहाल हमारा दृष्टिकोण ऐसा नहीं है, हमारा दृष्टिकोण एक क्रम से है और हम अगर क्रम से अपने पास किसी चीज़ का संयोजन करते हैं तो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर साबित होता है। क्रम से कहने का तात्पर्य हुआ कि हम उसका क्रमबद्ध तरीका अपनाएं और एक बेहतर क्रम संयोजन ले जाएं। जैसे अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो यहाँ देखिए गुजरात आ जाएगा, क्रम से जा रहे हैं हम साथियों। गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, इसके बाद हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और इसके बाद आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल साथियों। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद मिजोरम और ये क्रम से तो पहले त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और इसके बाद आपका आ जाएगा साथियों मिजोरम। आप इन्हें काउंट करेंगे तो आपको फिलहाल ये 8 राज्य आपको मिल जाएंगे जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो राज्यों से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं, इसलिए हमारा दृष्टिकोण थोड़ा सा इन पर बना हुआ है और हम चाहते हैं कि आप इसे पूरे अच्छे ढंग से समझ पाएँ। ये क्रमबद्ध तरीका हम आपको दे रहे हैं, आप चाहें तो इस पर ट्रिक बनाएं। फिलहाल ये एक क्रम है कि गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, तो एक सीक्वेंस में है। कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से क्रमबद्ध तरीके से आ रही है, तो ये प्रश्न हमारा होना चाहिए और इसका जवाब कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इसलिए हमें थोड़ा सा ट्रिक पर कम विश्वास करना चाहिए। आगे देखिएगा तो कर्क रेखा के तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे ही आपसे। आगे अगर हम बात करें तो 11 राज्य, 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो हिमालय को स्पर्श करते हैं, हिमालय स्पर्शी कह सकते हैं। ये कैसे हैं? हिमालय स्पर्शी हैं। इनमें 11 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारे हिमालय की सीमा को टच करते हैं या हिमालय को कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं। हम कह सकते हैं हिमालय से बिलोंग करते हैं। समस्याएं तो आपकी दूरी हो जाएंगी क्योंकि अब हम यहाँ अपना दूसरा दृष्टिकोण साझा कर रहे हैं। 11 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हिमालय स्पर्शी कहे जा रहे हैं। फिलहाल अगर हम इस दृष्टिकोण पर आए और इस मौके को गंवाए ना तो हम यहाँ ध्यान देंगे तो 11 राज्यों में आपका आ जाएगा हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, ये हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद आपका उत्तराखंड और इसके बाद आपका हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम और इसके बाद आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और इसके बाद आपका आ जाएगा नागालैंड, नागालैंड। यहाँ तक की बातें क्लियर होगी साथियों। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आगे देखिएगा मणिपुर, ये सब हिमालय को स्पर्श करते मिलेंगे आपको। मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर के बाद आपका हो गया मिजोरम साथियों और मिजोरम के बाद त्रिपुरा, इसके बाद मेघालय, मेघालय क्लियर है ना। मेघालय के बाद आपका असम और असम के बाद आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम और पश्चिम बंगाल, ये हो गया। और अगर हम 2 केंद्र शासित की बात करें तो इसमें एक आएगा आपको पता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और एक आपका लद्दाख, लद्दाख, ये हो गए केंद्र शासित में। ये 2 हो गए और आप इनकी काउंटिंग करेंगे तो फिलहाल ही आपको 11 मिल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जी हाँ साथियों,
तो ये 11 राज्य ऐसे हैं जो हमारे हिमालय को स्पर्श कर रहे हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारे हिमालय की सीमा को स्पर्श करते हैं या उनसे जुड़े हुए हैं। फिलहाल अगली बात अगर हम करें तो महत्वपूर्ण चीज़ अभी भी इस राज्यों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 9 राज्य ऐसे हैं साथियों, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्र तट को स्पर्श करते हैं, समुद्र तट को स्पर्श करते हैं, समुद्र तट स्पर्शी, या हम कह सकते हैं जिनके पास समुद्री सीमा है या जिनके पास तटीय सीमा है। इसमें से आपको 9 राज्य मिलेंगे और 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे। जो भी हमने तटीय सीमा की जानकारी आपको दी है उनमें से इन लोगों की सीमा है, इन्हीं लोगों सीमा का निर्माण कर रहे हैं यही 9 राज्य और यही 4 केंद्र शासित प्रदेश। इनका भी नामकरण कर देते हैं साथियों। फिलहाल देखिएगा, अगर हम राज्यों की बात करें तो गुजरात आ जाएगा, क्रम से देखते जाइए इधर से मैप में, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा तो फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा आ जाएगा साथियों, गोवा के बाद आप देखेंगे नीचे तो कर्नाटक मिलेगा और कर्नाटक के ठीक बाद आपको केरल मिलेगा, केरल के बाद आपको तमिलनाडु मिलेगा, केरल, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद साथियों आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और आपको एक मिल जाएगा पश्चिम बंगाल साथियों। ये हो गए आपके 9 राज्य में से, यानी 9 राज्य जो समुद्र तट को स्पर्श कर रहे हैं, जो समुद्र तट के साथ सीमा बना रहे हैं साथियों। ये 9 राज्य हमारे हो गए और इनमें 4 केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो उन 4 केंद्र शासित प्रदेशों में आएगा जिनकी अपनी समुद्रीय सीमा है। उसमें एक आ जाएगा लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए कवारती, ये इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप के बाद आपको मिल जाएगा अंडमान, अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या साथियों? पोर्ट ब्लेयर है। और इसके बाद दमन दीव, दमन दीव मिल जाएगा। इसके बाद आपका पांडुचेरी, पांडुचेरी। कुल मिला जुला के हमने 4 की बात की है साथियों। तो 1 2 3 4 ये 4 ऐसे हैं, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास समुद्री सीमा है, जिनके पास तटीय सीमा है। ये 4 हैं हमारे पास और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 4 यहाँ हो गए और 2 ऐसे हैं जिनके पास हिमालय की सीमा है। 4 2 6 हो गए और 2 आपको और मिल जाएंगे, एक चंडीगढ़ और एक दिल्ली, जो कि स्थल रुद्ध हैं। क्लियर है ना? तो हमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे सामने आ गए। दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है, आपको पता है। तो सारी बातों को जानकारी हम अवलोकित कर पाए हैं इन राज्यों के मामले में। इन राज्यों के मामले में जो आंकड़ा हमसे पूछा जा सकता है केंद्र शासित प्रदेश को लेकर, केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जिनकी तटीय सीमा है, उनका उल्लेख हमने किया। कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जिनकी हिमालय से स्पर्श बनाते हैं और कौन से ऐसे प्रदेश हैं जो स्थल रुद्ध पूरी तरीके से केंद्र शासितों में। तो आप 4 2 6 तो यहाँ ही आंकड़ा मिल रहा है, 2 आपको नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें चंडीगढ़ और दिल्ली है। क्लियर है? कुल मिला जुला के हमने इन राज्यों की बात कर ली और कौन कौन से राज्य कहाँ हैं और किस प्रकार की सीमा का निर्धारण कर रहे हैं साथियों। तो आज का महत्वपूर्ण कंटेंट आपको कैसा लगा और ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। तो आज का जो कंटेंट है आपको किस तरीके से लगा है और आप इस कंटेंट को किस तरीके से ले रहे हैं और इस कंटेंट को किस तरीके से आपको पढ़ना है साथियों। इसे दोहराना, तिहराना या कह सकते हैं कई बार पढ़ना, जिससे इन चीज़ों में कोई भी मिस्टेक ना हो, ना ही कोई चीज़ हमारे दिमाग से उतर पाए। ऐसी अभिलाषा के साथ कि आप पढ़ेंगे और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।